मैं गोताखोर हूं। डूब के गहरा जाना है। तुम तट पर बैठकर भंवरों से बातें करो। जी हां, गोताखोर आशु मलिक कुछ इसी मिजाज के मालिक हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की नदियां आशु को अपना बेटा मानती हैं। जब भी इनमें कोई डूब के जान देने की कोशिश करता है या डूबकर अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता है, तो आशु मलिक अपनी गोताखोरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। हर वो हादसा जो कुदरती और जानबूझकर इन जल स्रोतों में घटता है, आशु अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो हादसे के शिकार हुए लोगों को पानी से जल्द बाहर निकाल सके। आशु मलिक गोताखोरी करते करते नदियों से भी गहरे हो गए हैं और आशु के इसी काम को देखकर मुझसे भी तट पर बैठा नहीं गया और मैंने भी नदियों के बेटे आशु मलिक की गोताखोरी की गहराई में छलांग लगा दी। मुझे क्या मिला वो आपके सामने है। नमस्कार, हाल दिल्ली में आपका स्वागत है। हाल दिल्ली में आज हम आपको बताएंगे कि नदियों और नहरों में डूब चुके लोगों को कैसे बचाया जाता है और इस सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं 4 स्टेट के एक्सपर्ट गोताखोर आशु मलिक। आशु मलिक से जानते हैं कि कैसे वो मुशक्कत करके, मेहनत करके इन लोगों को बाहर निकालते हैं। अच्छा आशु जी, आपको जब कोई गोताखोर आशु मलिक के नाम पर याद करता है तो क्या महसूस होता है आपको? सर, महसूस तो ऐसे देता है क्योंकि एक तो जब भी मेरे पास कोई कॉल आती है, मेरे मन में एक डर सा बना रहता है कि भाई शायद ये कॉल, शायद अब कोई दुर्घटना होगी है। और वो मन का जो डर होता है वो एक हकीकत की तरह होता है। मेरे पास प्रतिदिन के हिसाब से 100 से 150 कॉलें आती हैं। अच्छा जी। कुछ अपने पुराने परिजनों को पूछने के लिए पूछते हैं कि भाई हमारा जो है फलानी तारीख को एक बंदा गया हुआ था, अभी तक नहीं मिला और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। कुछ कॉलें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल तुरंत ऑन द स्पॉट के भाई हाँ अभी 15 मिनट पहले सर हमारे एक बंदे ने सुसाइड कर ली। तो मैं उनसे पूछता हूँ कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, कब हुआ, उनकी फिर पूरी डिटेल लेता हूँ। उसके बाद में हम ऑन द स्पॉट अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं, मौके पे पहुँचते हैं, मौके पे जाकर देखते हैं। वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी होती है, हड़जुम लगा होता है, पुलिस खड़ी होती है, मीडिया खड़ी होती है, मतलब तकरीबन भीड़ लगी रहती है। वहाँ हम जब भी समझ जाते हैं हाँ यहाँ कोई ना कोई हादसा हो गया। अच्छा, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? सर, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पानीपत शहर है हरियाणा के अंदर। मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। हमारा जो घर था वो एक झोड़ के किनारे था, जिसे पानी का तालाब कह देते हैं। तो हमारे वहाँ जितने जो आसपास की कॉलोनियाँ थे, गांव थे, वहाँ भैंसें नुलाने के लिए आते थे वो। तो हम उनके साथ नहाते रहते सारे बहन भाई मेरे और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले सब नहाते थे उसके अंदर। तो मैंने वहाँ से तैरना सीखा था। तो आपके मन में कैसे आया कि इसके जरिए मतलब आप प्रोफेशन के तौर पर आपने इसे अपना लिया? देखो, इसका जो प्रोफेशन का जो मेरे मन में आया, जो मेरी जो मदर थी वो मैं 6 महीने का था, वो एक्सपायर हो गई थी जी। तो हम 4 बहन भाई थे, मेरे से बड़ी 3 सिस्टर, सबसे छोटा मैं हूँ अपने परिवार के अंदर। तो मेरे जो फादर हैं वो शुरू से ही गरीब है बहुत ज़्यादा। तो पल्लेदारी करते हैं, जैसे बोरियाँ उठाना, गुड़ मंडी के अंदर जैसे बोरियाँ उठाना से अपने कंधे पे। तो वो खेतों में भी जाते थे, जैसे धनिया झाड़ने, गेहूँ झाड़ने, कटवाने उसको। तो जब वो मेरे को लेके जाते थे ना, मैं छोटा सा था, कोई तकरीबन 3 से लेके 4 साल के बीच का था, वो मेरे को 7 नहरों पे लेके जाते थे। तो मैं जब निकलता था ना, तो वो जो पीछे झोली बनी जाती है, जैसे गरीब आदमी झोली बना के बच्चे को पीछे टांग लेते, तो मेरे फादर ऐसे टांग के रखते थे। मैं देखता था उसको निकलते हुए नहर को। तो जब निकलता हुआ देखता था, तो एक दिन ऐसे ही में निकलते बढ़ते मेरे एक फादर का दोस्त रहता था जो नहर के ऊपर ही रहता था बिल्कुल। तो मेरे फादर के पास काम ज़्यादा था और मेरे को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे फादर ने दूसरी शादी नहीं की थी। तो मेरे फादर उसके पास छोड़ जाते थे। उसने, मेरे फादर ने 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 4 दिन छोड़ा, तो फिर वो लगातार मेरे को वहाँ छोड़ने लगे। तो वो मेरे को खेलते हुए छोड़ देता था। मैं खेलता खेलता नहरों में देखता था, बच्चों के साथ छोटे छोटे पानी में नहाता था। नहाते मैं 8 साल का वहीं पर हो गया हूँ। अच्छा, सबसे पहला केस आपने कैसा मतलब हैंडल किया? सब जब बचपन की बात करें कि किसी को बचाया हो आपने? सबसे पहले जो था, मैं 14 साल की उम्र का था, 14 या 12-13 साल की उम्र का था मैं। तो मेरे सामने क्या था, एक बेचारी एक औरत कपड़े धो रही थी, उसकी ना थपकी हाथ से छूट गई। तो थपकी पकड़ने के लिए जैसे गई तो एकदम वो अंदर बेचारी गिर गई। तो वहाँ पे देखा काफ़ी भीड़ लगी और चिल्लाहट हो रही, बचाओ 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 बचाओ। कोई नहीं बचाया था। तब तक मेरे को काफ़ी तैरना आ गया था। तो जब मैंने देखा यार कि कोई मदद नहीं कर रहा, कोई भी मदद नहीं कर रहा, मैं इसकी मदद करता हूँ, मैंने छाल मार दी। मैंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए छाल मार के मैंने उस बेचारी को बाहर निकाल लिया।
लोग बाग तमाशबीन बन के देखते रहे। बाहर निकालने के बाद मैंने उसको बिठाया, उसने ना मेरे को बड़े दिल से दुआ दी, भगवान तेरा भला करे और तुझे अच्छी तरक्की दे। तो मैंने फिर उसके बाद दिमाग में डाल लिया था कि मैंने कि भाई आज ये देखो यार इसके साथ हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा, क्योंकि आज तो मैं मौके पे था और मैं अक्सर यहाँ सुनता रहता हूँ, यहाँ पे आज एक डूब गया, कल भी डूबा था, परसों भी मैं सुनता रहता था इसके बारे में। फिर मैंने कसम खा ली थी, मैं आज के बाद नहीं किसी को डूबने। अच्छा आशु जी, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? मतलब 4 स्टेट हैं आपके पास जैसे, तो कहाँ कहाँ ज़्यादा जाना होता है? सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के अंदर ही हादसे होते हैं। फर्स्ट नंबर पे पंजाब है, जहाँ पे प्रतिदिन के हिसाब से रोज़ 12 हादसे, 9 हादसे, 9 से लेके 15 हादसों के बीच में मतलब हो जाते हैं वहाँ प्रतिदिन के हिसाब से पंजाब के अंदर। अच्छा, आपको मतलब ये भी मालूम होगा कि कहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, किस नहर पे, और कहाँ पर ज़्यादा ऐसे सुसाइड पॉइंट हैं, जो जहाँ हादसों के जो पॉइंट है कहाँ कहाँ पर होती हैं? बिल्कुल, सब तो काफ़ी मतलब सुसाइड पॉइंट जितने भी हैं तकरीबन सारे हमारे को पता लग गए हैं। जैसे शुरू हो जाओ आप नंगल से ही, नहर ना नंगल से शुरू होती है। जब आप खड़े हो इस टाइम हैदरपुर प्लांट यानी दिल्ली के पास खड़े हो, ये लास्ट है इसका हैदरपुर प्लांट। इसके बाद ये नहर सीधा वाटर प्लांट में आपके दिल्ली को सप्लाई हो जाता है। ये नहर नंगल से शुरू होती है, तो नंगल से जब ये चलती आती है आनंदपुर, किरतपुर, भरतगढ़ साहब, मरिंडा, रोपड़, मरिंडा, फतेहगढ़ साहब, सरंद, फिर ये पटियाला, राजपुरा से अम्बाला, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फिर ये दिल्ली तक आती है इसी तरह। तो जो मेन सुसाइड पॉइंट जो बने हुए हैं, एक तो रोपड़ का रंगीन पुल है जो सबसे फर्स्ट मेन पुल है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे फिर आ जाता है सरंद का फतेहगढ़ साहिब, जो इस टाइम फिलहाल नंबर 1 पे हो गया है। वो नंबर 1 पे इसलिए हो गया क्योंकि एक तो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे एक टूरिस्ट बस रुकती है जो 2 राज्य को कवर करती है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बस। वो एक स्पॉट ऐसा है वहाँ पे कि वो बस वहाँ रुकती है। उस बस के मतलब लिहाज से देखा जाता है कि वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रतिदिन के हिसाब से एक आदमी की मतलब सुसाइड होती है वहाँ पे फतेहगढ़ साहब जो फ्लोडिंग है सरंद के पास। अच्छा, जो दूसरा सबसे तगड़ा सुसाइड पॉइंट बना हुआ है वो राजपुरे का गंडाखेड़ी थाना है। वहाँ भी प्रतिदिन के हिसाब से एक हादसा हो जाता है। मतलब वैसे तो हम 1 या 2 डेली अपना बचा लेते हैं, जैसे कोई लेडीज़ वगैरह, कोई जेंट्स वगैरह या कोई स्कूल के बच्चे वगैरह, एक आधे को तो हम बचा लेते हैं। और फिर भी ज़्यादातर जो केस होते हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादा डेड बॉडी के ही होते हैं? देखो, जो केस होते हैं ना, ये 100% के मैं पूरे आपको डिटेल दे देता हूँ। जो 100% होते हैं उसमें 70% जो होते हैं वो होते हैं सुसाइड केस, और 20% हो जाते हैं हादसों में आप लगा लो, जैसे किसी का पैर रिपट गया या कोई घर से निकला, रास्ता भटक गया, दूसरी नहर के किनारे चलने लगे, भाई चल शायद यहाँ से छोटा रास्ता पड़ जाएगा, शॉर्टकट इधर से निकाल लूँ, किसी ने नहीं देखा, नहर में गाड़ी घूम गई। और जो 10% रह गए वो है क्राइम के केस, बलात्कार लगा लो, मर्डर केस लगा लो, जमीन के विवाद लगा लो, किसी तरह का भी किसी से कोई खुनस निकालना या किसी तरह का कोई विवाद है, वो उसको उठा के नहर में डाल देते हैं। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सिर काट दिया, या पत्थर बांध के डाल दिया, या गाड़ी के साथ बांध के डाल दिया। मतलब 10% ये केस है हमारे पास। अच्छा, आपकी टीम में कितने मेंबर हैं आप? हमारी टीम के अंदर जो कंप्लीट और जो पक्के रहते हैं, जो 24 घंटे रहते हैं, वो हैं 14 मेंबर। और वैसे जो घटबद और इस तरह होते रहते हैं हमारे ना, टोटल अलग अलग स्टेट में 42 मेंबर हैं, जिनके साथ में हमारी तालमेल रहती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में सरकारी जो गोताखोर है वो नहरों में डेड बॉडियाँ नहीं निकालते। कारण ये है कि भाई उनको एक तो कोई लोगों को, वैसे गरीबों को तो खैर इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती कि कोई सरकारी गोताखोर नहीं है। जो कुछ VIP लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है, तो वो जब उस टाइम बुलाते हैं जब तक सारा केस निमट जाता है, भाई हाँ दिख जाता है डेड बॉडी अब तो काफ़ी दूर चली गई है, उसके बाद वो आते हैं अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अभी तक कह रहे जो आप आंकड़े देख सकते हो, उन्होंने जो अब तक जो डेड बॉडियाँ निकाली है, मेरे हिसाब से ज़्यादा हमने तकरीबन अभी तक 30 से 35 हज़ार के बीच में डेड बॉडियाँ निकाली है नहरों से, तो उसके बीच में उन्होंने ज़्यादा 100 से 150 डेड बॉडियाँ निकाल रखी हैं। और पंजाब में है सरकारी गोताखोर? पंजाब में नंगल में है सरकारी गोताखोर, वो बुलवाए जाते हैं, लेकिन वो कुछ इतने कामयाब नहीं है। एक तो उनकी जरा एज ज़्यादा हो गई है, बुजुर्ग हैं थोड़े, वो एज ज़्यादा हो गई उनकी, और दूसरा इतने वो एक्सपर्ट नहीं है। वो एक्सपर्ट रुके हुए पानी के हैं। आप देख रहे हो जैसे नहर का पानी चलता हुआ पानी होता है, तो वो रुके हुए पानी के, जैसे कहीं पे छप्पड़ हो, जैसे गाँव के जिसको झोड़ बोल दे, तालाब बोल दे या डैम बोल दे, वो रुके हुए पानी के कलाकार है, ना कि चलते हुए पानी के कलाकार है। इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा गिर गया तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने रुड़ते रहना है, चलते जाना है। तो राउंड अप करता जब तक वो आते हैं, वो कम से कम भी उनके एरिया से 50 या 60 किलोमीटर दूर निकल चुका होता है। अच्छा आशु जी, जो सबसे ज़्यादा डेड बॉडी है वो कहाँ मिलती है? जो सबसे ज़्यादा डेड बॉडी है वो हरियाणा के अंदर मिलती है। कुरुक्षेत्र के पास एक डल्ला माजरा है, गाँव पड़ता है डल्ले माजरा, वहाँ पे एक साइफन बना हुआ है।
तकरीबन डेड बॉडियाँ वहाँ पे पंजाब के जितने भी जो लोग डूबते हैं पंजाब से अंदर, तो सारी डेड बॉडियाँ वहाँ पे आ जाती हैं। वहाँ तकरीबन 5 से 6 डेड बॉडियाँ हमेशा पड़ी ही रहती हैं, जिनको कुत्ते खाते रहते हैं और जानवर नोचते रहते हैं। तो मैं तब भी जब भी वहाँ जाता हूँ मेरे को 5, 2, 3, 1, 5, 2, 1, 3 सबसे ज़्यादा डेड बॉडियाँ वहाँ पे मिलती हैं, जो कुरुक्षेत्र का डल्ला माजरा और एक जनसुई हेड। अगर आप उस साइड जाओ खनौरी वाली साइड तो खनौरी के अंदर मिलती हैं। अगर आप राजस्थान जाओ तो हनुमानगढ़। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे साइफन बने हुए हैं, नहरों का एंड हो जाता है, पानी बहुत घट हो जाता है और वहाँ ही डेड बॉडी जाके अट जाती है, क्योंकि जंगल का एरिया है, वहाँ पे पुलिस बहुत ही कम राउंड लगाती है। आशु जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हाल दिल्ली में और हमारे साथ हैं आशु मलिक। अच्छा, आपको कितने रुपए मतलब लोग दे देते हैं जब ऐसे हादसे होते हैं और आप हैंडल करते हो? देखो, जहाँ तक पैसों के सवाल है, हम ना लोगों से सिर्फ इतना लेते हैं जो हमारी मोटरसाइकिलों में तेल गिर जाए और हमारे मोबाइलों में पैसा गिर जाए और हमारे खाना खर्चा हो जाए। तकरीबन मेरे को आज काम करते 22 साल हो गए हैं। 22 सालों के अंदर मैं अभी आज भी किराए पे हूँ और 22 सालों से किराए पे। मैं सिर्फ लोगों को समाज सेवा के लिए ही काम करता हूँ। ठीक है, मेरा जो लक्ष्य था कि मेरे को ये था कि कभी ना कभी सरकार जागेगी, कोई ना कोई सरकार मेरे को नौकरी देगी, काम देगी, तो मैं उसके पर्पज़ से काम करता हूँ। मैं पब्लिक के पैसे के लिए नहीं काम करता, क्योंकि कुछ परिवार मेरे पास ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो देने की बहुत दूर की बात है, वो दिल से सही तरह बेचारे दुआ भी नहीं दे पाते, क्योंकि वो इतने मजबूर होते हैं। तो आपने देखा होगा एक गाना आया था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा ही दुख है हमारे। अगर आप देखोगे तो और भी इस तरह के दुखी परिवार होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जो डेड बॉडी देखी, उनके पास इतना भी खर्चा नहीं था उस डेड बॉडी को उठा के ले जाओ, मेरे सामने डेड बॉडी को छोड़ के चले गए, वो डेड बॉडी पड़ी पड़ी वहीं पे सड़ गई। तो इस तरह के कई हादसे मैंने देखे हैं, कई वाक़ये मैंने देखे हैं। तो पैसे जहाँ तक परिवार के, तो परिवार बेचारा जिसके पल्ले है वो दे देता है, जिसके पल्ले नहीं है तो नहीं। अच्छा, पुलिस की तरफ से कोई मदद मिलती हो आपको? देखो, जो पुलिस की बात है, पुलिस की तरफ से ज़्यादा मदद जो मिलती है वो कभी कभार जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया, उसमें हल्का सा तेल मिल गया। अगर पुलिस की तरफ से अगर मदद मिल गई तो 25 पैसे मिलेगी, उसमें 75 पैसे हमारे को अपनी जेब से डाल के मतलब डालने पड़ते हैं। अभी हाल ही में बस गिरी है, बस का हादसा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। बस के हादसे के अंदर आपने देखा कि सारा खर्चा मैंने अपनी जेब से उठाया, मेरे पास कोई प्रशासन का कोई पैसा नहीं है, ना मैंने प्रशासन की मदद से लिया। मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला सिर्फ सम्मानित के तौर पे। मेरे को सिर्फ सम्मानित किया गया, फतेहगढ़ साहब, एसएसपी साहब और डीसी ने सिर्फ मेरे को सम्मानित किया कि भाई हाँ, इस शख्स ने बस के अंदर से मदद की, डेड बॉडियाँ निकाली और बस को बाहर निकालने में हमारी मदद की। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जिसमें सिर्फ आप और परिवार हो, बीच में पुलिस जो ना आए, ऐसा कोई केस जहाँ परिवार वाले बोलते हो कि पुलिस को बीच में मत लाना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हमारे पास कई केस आए। अभी एक चर्चित केस हुआ था सलोदी का, बाणजे के चक्कर में आके क्या था, एक सलोदी गांव के अंदर एक मेजर सिंह नाम का एक सरदार जी थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, पैसा कैश था, सोना था उनके पास। तो उनका सगे भाणजे ने क्या करा, उनकी अपनी मामी के साथ मिल के अवैध संबंध के चक्कर में अपने सगे मामा को रास्ते से हटा दिया। तो वो केस उन परिवार वालों ने हमारे को डायरेक्ट दिया था, जिसमें से उन्होंने हमारे को 50,000 रुपये दिए थे उन्होंने बेचारों की मदद के तौर पे। उसमें मैंने 14 लड़के लगाए थे, वो 1 महीना 13 दिन में डेड बॉडी मिली है और वो सारा खर्चा भी उन्होंने दिया और उन्होंने मदद के तौर पे हमारे को 50,000 दिए, जिसमें से हमारे पास 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पर बंदे के हिसाब से मिला है। अच्छा, ऐसे केस फिर पुलिस तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते? कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कि घर से गुस्से में आके छाल मार गया, तो लोग कहते हैं कि भाई ये छाल तो मार गया, अब इसकी मिट्टी प्लीत होगी, इसका पोस्टमार्टम होएगा, इसका वो होएगा, पुलिस रिकॉर्ड बनेगा। तो कुछ डेड बॉडियाँ ऐसी होती हैं लोग बाग खुद निकाल के ले जाते हैं, अपने आप ही निकाल लेते हैं। जैसे लोहार की दुकान से कुंडी सरिये बनवा लिए,
डेड बॉडी देखी, उसके ऊपर डाली और किनारे लगाई और रात को गाड़ी में डाल के ले गए या दिन में डाल के ले गए, तो पुलिस के लपड़े में नहीं पड़ जाते, कुछ केस ऐसे भी आ जाते हैं। आशु जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हाल दिल्ली में, और हमारे साथ हैं आशु मलिक। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट गोताखोर होते हैं जिनके पास स्पेशल ड्रेसअप होता है, ऑक्सीजन जो पाइप लगा लें, आप कुछ भी लगा लें, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप जब उनको देखते हो तो आपको कैसा फील होता है? देखो फील तो होता है, देखो एक वो एक एक्सपर्ट गोताखोर है, उनको एक अच्छी ग्रेजुएट पढ़े लिखे एक अच्छे परिवार से आते हैं वो लोग। हम लोग एक अनपढ़ और गरीब परिवार से आते हैं, हमारे जैसे जो फैमिली वाले, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कोई खेत में मजदूरी कर रहा है, कोई ईंटें ढो रहा है, कोई राजगिरी का काम कर रहा है, तो हम हैं गरीब परिवार के। एक तो हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाए कि इंस्ट्रूमेंट होते किस लिए हैं, किस काम आते हैं, और दूसरा मैं बेटर ये समझता हूँ कि जो फ्री डाइविंग है वो उससे बढ़िया कोई डाइविंग नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा वो फेल होके चले जाते हैं, हमारे सामने कभी वो टिक नहीं पाए। पानीपत में बड़े बड़े केस हुए, मैंने वहाँ उनको फेल किया, कुरुक्षेत्र के अंदर बड़े बड़े केस हुए, मैंने वहाँ उनको फेल किया। अभी आपने देखा था कि हिमाचल के अंदर बदल फट गया था, तो पंचकूले के अंदर उसमें ना 8-10 छात्र जो है बह गए थे पानी के अंदर, तो वहाँ वो गोताखोर गए थे कुरुक्षेत्र वाले, वहाँ पे वो फेल होके आगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब आपके आगे एक देसी, एक साधारण बंदे के आगे जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, उनके सामने, आपके सामने, मतलब वो जो हैं गोताखोर वो फेल हैं। फेल है बिल्कुल। आप उसके बारे वो फेल इसलिए हैं क्योंकि वो चलते पानी में कामयाब नहीं है। आप हमें देख सकते हो, हम उस जगह पे बढ़ जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं बढ़ सकता। उनको क्या है, वो एकदम बोल देते हैं यहाँ पे करंट ज़्यादा है, यानी फ्लो ज़्यादा है, पानी का फ्लो ज़्यादा है और हम यहाँ काम नहीं कर सकते, हमारे मार्क्स उतर जाएंगे, सिलेंडर रह जाएगा। लेकिन हमारे कोई चीज़ का खतरा नहीं, हम फ्री डाइविंग करते हैं, हम सीधा ऊपर से ज़्यादा ऊंचाई से छलांग मारते, सीधा सीधा नीचे देखा, ढूंढा, डेड बॉडी मिली, उठाई और सीधा ऊपर। अच्छा आशु जी, किसी और ने अगर गोताखोर बनना हो तो आप क्या सलाह दोगे? ये सबसे अच्छा और सबसे बेटर सवाल है। देखो दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है वो है अपना स्विमिंग की एक्सरसाइज, जो लोग वक्त तैराकी करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से ना एक तो बीमारियों से दूर रहता है इंसान, और शरीर बिल्कुल स्लिम और मतलब फिट रहता है। अगर किसी ने गोताखोर बनना है वो सबसे पहले 3 फुट पानी से स्टार्ट करे, उसके बाद में वो 5 फुट पानी से स्टार्ट करे। और स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हाथ पैर मारना सीखे, शरीर को नॉर्मल रखे। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। आप देखते हो कि एक पानी का जग भरते हो, आप पानी का जग भरने के बाद ना आप उसके अंदर हाथ डाल के देखना, आपके हाथों पे ना एक नमी सी जम जाएगी, बिल्कुल वो नमी जम जाएगी। वो नमी तब जमेगी जब आप नॉर्मल होगे। उसके बाद ना आप एक 100 मीटर का राउंड लगा के आना, आप फिर उस हाथ को पानी के अंदर डालना, तो वो नमी नहीं होगी। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके शरीर की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी, जिसके कारण हम डूब जाते हैं। देखो सब तैराक होते हैं, माँ के पेट से ही तैराक होते हैं, क्योंकि हम 9 महीने माँ के पेट में तैरते हैं, बिल्कुल तैराकी करते हैं 9 महीने माँ के पेट में। एक ये दिमाग का संतुलन और दिमाग की को समझने वाली ट्रिक है कि तैरना कैसे सीखे। तैरने के लिए कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, अपना पूरा माइंड ये लगा देना कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्योंकि जो तैराक होता है आपने देखा वो बड़ी नॉर्मल और बड़ी आसानी तरीके से मारता है। एक तो तेज हाथ पैर नहीं मारने, बिल्कुल आसान और आराम से हाथ मारने हैं सबसे पहले। और दूसरा अपना सांस बढ़ाना, कैसे सांस बढ़ाएं, इसके अंदर सांस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैराक नहीं बन पाए तो सबसे पहले अपना सांस बढ़ाओ। क्या करो, 2 ईंटें लो, कहीं भी स्विमिंग पूल हो या कोई पानी का झोड़ हो या छोटी इस तरह की कोई भी नहर हो, उन ईंटों को लेके बैठ जाए, पूरा ध्यान अपना ऐसे केंद्रित करते कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं। तो उस तरह का अगर कोई हम ध्यान बढ़ाएंगे तो हमारा सांस बढ़ जाएगा।
सांस बढ़ जाएगा तो फिर हमारे को ऑटोमेटिकली फिर हमारे को थोड़ी ताकत मिल जाएगी शरीर में। सांस बढ़ने से क्या होगा कि हमारे पास समय भी बढ़ जाएगा और हम तैराक अच्छे बन सकते हैं उसमें। अच्छा, आप पानी में रहते हो अक्सर, मतलब कोई ऐसी कोई बीमारी वगैरह आपको कभी कुछ स्पेशल, इसके लिए कुछ स्पेशल लेना पड़ता हो आपको, कोई डाइट वगैरह? बीमारी की जहाँ तक सवाल है, मेरे को और मेरी टीम को 22 साल काम करते हो गए। मैंने एक ऐसी टीम को तैयार किया है जो आज रब की दुआ से, आप मीडिया वालों की दुआ से, मैं सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने मेरी टीम को इतना कामयाब बनाया और यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। हमारे को 22 साल से रब की दुआ से कभी कोई किसी तरह की कोई तकलीफ बीमारी नहीं हुई। हम उन डेड बॉडी को उठाते हैं जिनके परिवार वाले उस डेड बॉडी को देखने के बाद 10 फुट दूर खड़े होते हैं। अच्छा, जब कोई किसी परिवार का कोई मेंबर मिसिंग हो जाए तो आप क्या सलाह दोगे, कैसे ढूंढें? देखो, अगर किसी परिवार का मेंबर या कोई सदस्य गायब हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, वहाँ उनके पोस्टर लगा देते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि ये बात अच्छी ठीक है, ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन मेरी एक राय और भी है। अक्सर आप देखते हो कि आपका परिवार का मेंबर जो है वो घर से कह के निकला कि मैं मम्मी काम पे जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, किसी तरह भी कोई बहाना बना के या किसी तरह कोई काम के सिलसिले में घर से निकला है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ काम के सिलसिले में, हम कभी माइंड ये नहीं लगाते कि इसका दोस्त भी मिल सकता है रास्ते में, कोई इस तरह का मित्र भी मिल सकता है जो इसको किसी और जगह भी ले जा सकता है घुमाने के तौर। तो मेरी उनको एक जाती राय है कि एक वेबसाइट है जिसको जिप नेट बोलते हैं। वो जो जिप नेट वेबसाइट है ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी 4-5 स्टेट की अपनी पर्सनल पुलिस की वेबसाइट है। इसके ऊपर UIDB यानी कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडियाँ, उसके अंदर इस कॉलम को चेक करें, नहर की डेड बॉडियों में भी हो सकता है कि आपका बंदा नहर में गिर गया और आप उसको इधर उधर ढूंढ रहे हो। आपका कोई बंदा तीर्थ यात्रा पे गया हो, अभी आपने फतेहगढ़ साहब का जो मैंने आपको वाकया बताया था, बस किसी को नहीं पता था कि वो शंभू बैरियल से जो बस थी वो 1:05 से शंभू बैरियल से क्रॉस हुई। उसके बाद में वो 2 बजे, 2:15 बजे अपना फ्लोडिंग के ऊपर पहुंची और वहाँ से वो बस गैब होगी और सुबह 7 बजे प्रशासन को पता लगता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में 5 घंटे गैब हो गए ना, तो 5 घंटे में कौन था, कहाँ से आया, किस तरह था, किसी को नहीं पता। तो मेरा उनसे जाती राय है कि वो वेबसाइट पे भी देखें। एक वेबसाइट हमारी खुद की है, जितनी हमारी डेड बॉडियाँ जो मतलब हम जो लावारिस डेड बॉडियाँ निकालते हैं, जो हमारे को थाने से रिपोर्टें मिलती हैं, जो हम थानों से लेते हैं रिपोर्टें, जैसे हम दिल्ली के अंदर 5 थानों को कवर करते हैं, हैदरपुर प्लांट का जो थाना है इसको कवर करते हैं, KN काटजू मार्ग थाना, बवाना थाना, दरियापुर थाना, वजीरपुर थाना, कुंडली थाना, सोनीपत थाना, इन सभी थानों को अंदर हम मतलब एक मिसिंग रिपोर्ट के तहत अपना एक बैनर ले जाते हैं जहाँ पे डेड बॉडियाँ मिलती हैं। अच्छा, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? हमारी वेबसाइट का नाम है www.ashumalik786.blogspot.com। अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे ना, आशु मलिक 786 भी डालोगे ना, गूगल के ऊपर आशु मलिक 786 भी डालोगे ना, तो तब भी वो वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, सरकार की तरफ से आप क्या चाहते हो? देखो, मैं सरकार की तरफ से ये चाहता हूँ, आज हमारे को 22 साल हो गए मुझे और मेरी टीम को काम करते हुए, आज तक सरकार ने कोई फैसिलिटी, कोई किसी तरह का हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हम पे ध्यान दे ताकि हमारी जो सेवाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो कलाकारी हमने 22 सालों के अंदर कमाई है, वो जो आपके पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं, उन तक हमारी टेक्निकल पहुँचाएँ ताकि हमारा देश और आगे बढ़े, तरक्की बढ़े। आज हमारा देश भ्रष्टाचार की तरफ पहुँच गया, एक गहराई की तरफ जा रहा है, अंधकार की तरफ जा रहा है। वो कारण यही है कि जो हम जैसे कलाकार हैं ना, उनको दबा दिया जाता है और हमारा जो सही काम लेने वाली जो चीज़ है ना, उसको हमारा इस्तेमाल नहीं ले रहे वो लोग। वो सिर्फ अपने तौर पे सरकारी गोताखोर का इस्तेमाल ले रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खराब कर रहे हैं। कभी हमारे ऊपर भी थोड़ा पैसा खराब करके देखो हम क्या चीज़ है, सरकार को पता लगेगा। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि एक मौका दिया जाए हमारे को, ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ 1 महीना हमारे को कच्ची सेक्शन में रख के देख लो। अगर हमारे अंदर कोई फॉल्ट नज़र आता है, हमसे काम नहीं होता या हमारे अंदर कोई टेक्निक नहीं मिलती या कोई वो नहीं मिलता, तो हटा दें। सरकार के पास सारे साधन, क्या लोग बाग सरकार सस्पेंड नहीं करती? बड़े बड़े IAS अफसर और IPS अफसर को सस्पेंड नहीं करती सरकार, हमें भी कर दे। अच्छा आशु जी, आप कोई हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहता हूँ उन गरीब परिवारों को जिनका कोई अपना नहर में गिर गया है और वो खोज कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, उनके पास ढूंढने के लिए पैसे नहीं है, परेशान हाल हैं, तो मेरे से संपर्क करें। मैं बिल्कुल उसको निःशुल्क और फ्री में ढूंढूंगा। और किसी तरह की मेरी मदद लेना चाहिए, मेरे पास 4 स्टेट के नंबर हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। किसी भी स्टेट के पुलिस का नंबर चाहिए, बेलदारों का नंबर चाहिए, या किसी रास्ते में जो वहाँ पे बैठते हैं गांव वाले हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, अगर उनमें से किसी का भी नंबर चाहिए तो मेरे से 24 घंटे के अंदर किसी भी टाइम ले सकते हैं।
और अगर मेरा वो नंबर नोट करना चाहते हैं तो वो मेरा नंबर नोट कर लें, 97 793 28 378। पहला नंबर मेरा ये है, दूसरा नंबर ये है 92 55 181 786। तीसरा नंबर है मेरा 92 55 22 8 786। ये मेरे 3 नंबर हैं, 24 घंटे ऑन रहते हैं। किसी भी टाइम इन नंबरों पे फ़ोन करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है और वो मेरी वेबसाइट देखना चाहता हो तो मेरी वेबसाइट देख सकता है www.ashumalik786.blogspot.com। यदि आप इस तरह नहीं खोलना चाहते, आप सीधे गूगल के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर डालो आशु मलिक 786, आशु मलिक 786 भी डालोगे तो गूगल के ऊपर ये खुल जाएगी। थैंक यू आशु जी, आपने हमें जानकारी दी पूरी गोताखोरी के बारे में। तो ये थे हमारे साथ गोताखोर आशु मलिक जी, जो 4 स्टेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को कवर करते हैं और ऐसे हादसों में लोगों की मदद करते हैं।